हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी टीचर। आज हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं, यानी कि ये जो चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है यार, ये हम लोग एक ही फ्लो में करने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि जो सारे टॉपिक्स आपको समझ आए, एक ही फ्लो में आपको ये चैप्टर एक ही जगह पर मिल जाए और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आए। क्योंकि अगर हम लोग नीट की बात करते हैं या बोर्ड्स की बात करते हैं तो वेटेज तो ज़्यादा है इस चैप्टर की, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये यूनिट का ये पहला चैप्टर समझ नहीं आया तो एप्लीकेशन नहीं समझ पाओगे, है ना। तो बेस किससे बनाना है? इससे बनाना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो यानी कि कुछ भी चीज़ जो लिविंग हो, टेक्नोलॉजी यानी कि हमने उस लिविंग चीज़ के साथ कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया है जो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है, जब हम लोगों ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी यूज़ करी है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या यूज किया है? हमने टेक्नोलॉजी को यूज करा है टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से पार्ट को हम लोग यूज करेंगे जिसके वजह से हमें प्रोडक्ट मिले या उनमें चेंजेस आए, है ना। तो हम लोग कौन से पार्ट को यूज करते हैं बच्चों? हम लोग यूज करते हैं जीन को, है ना। जीन्स में चेंजेस लेके आते हैं। कैरेक्टर्स तो वही हैं, कैरेक्टर्स कहाँ हैं? वही जीन है जो आपके कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में लेके आ रही है। तो उन्हीं जीन्स को क्या करना है? उन्हीं जीन्स में कुछ करनी है ऑल्टरेशन, कुछ करनी है मैनिपुलेशन, है ना। जीन्स को चेंज करने की कोशिश करनी है। या चेंज कैसे कर सकते हैं? या कोई एक जीन यहां से ले आए, या तो कोई फॉरेन जीन ले आए, क्या हमारी जीन में कुछ चेंजेस कर दी, ठीक है, या हमारी जीन किसी और के अंदर डाल दी। तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोग कहाँ बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं इन दी केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यार, आप लोग का चैप्टर जो है बहुत छोटा सा दे रखा है ना। कुछ पन्नों का चैप्टर आपके इसका दे रखा है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप मानोगे नहीं, पूरी ग्रेजुएशन, बीएससी, बीटेक सब कुछ इस बायोटेक्नोलॉजी पे भी हो रही है, यानी कि इतना वास्ट चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपके सिलेबस के हिसाब से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। टेक्नोलॉजी जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन मैनिपुलेशन में, चेंजेस में, यानी कि जीन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने बोला बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी यार, कुछ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी थी, कुछ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है? जहां पर हमने नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करी है, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी रात को दही जमाने रखती है ना, मम्मी रात को क्या करती हैं? दूध लेती हैं, दूध को गुनगुना वाला जो दूध होता है, मतलब हल्का ल्यूक वार्म जो दूध होता है, उसमें क्या डाल देती है? उसमें डाल देती है 1 चम्मच दही, उसको मिला के और क्या करती हैं? गर्म जगह पे किसी वार्मथ वाली प्लेस पे रख देती हैं, ठीक है। सुबह क्या मिलता है? सुबह क्या जादू होता है यार, वो पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो गया है? दही में कन्वर्ट हो गया है। बताओ यार। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा? यहाँ पर हमने यूज़ किया लैक्टोबैसिलस, जिससे हमने दूध को दही में चेंज कर दिया। कुछ तो चेंज हुआ ना, तभी तो दूध दही में चेंज हुआ। इसके अलावा आप देखो यार, आप लोग क्या करते हो? डोसा खाते हो, इडली खाते हो, कभी वो बैटर को बनते हुए देखा है? मतलब कभी देखा हो, घर पे बनाया हो, तो क्या करा जाता है? पहले सारा मिक्स करके, क्या करके, पीस के उसको बहुत देर के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि वो फूल जाए। अब वो फूलता भी किसके वजह से? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। इडली का बैटर हो गया, डोसे का बैटर हो गया, चलो
इनके बैटर नहीं देखे होंगे, छोले भटूरे यार, छोले भटूरे, भटूरे का बैटर को भी क्या करा जाता है, गूंथ के थोड़ी देर रख दिया जाता है। जब आप उसको थोड़ी देर रख दोगे बच्चों तो क्या होगा, वो भी फूल जाएगा। अब वो फूल जाएगा तो वो भी किसकी वजह से फूला है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। ये हो गई बच्चों ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात, जब जहां पर हमने माइक्रोब्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करी। वहीं पर हम लोग जब बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो वैक्सीन्स बनानी शुरू कर दी है ना। हमने अभी पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ा कि क्या था कि हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रांसजेनिक ईस्ट यूज करी गई है ना। वहां पर ईस्ट के साथ क्या हुई है, कुछ चेंजेस हुई है उसके जीन्स में, तभी क्या बनी, वैक्सीन बनी। एंटीबायोटिक्स बनानी शुरू कर दी। इसके अलावा यार सोचो आईवीएफ है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, किसने सोचा था कि हम लोग कभी मतलब एक टाइम आएगा जब हम लोग सेल को बॉडी से बाहर निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे, वो भी वो सारा एनवायरनमेंट देके जो फेलोपियन ट्यूब में मिल रहा है। सोचो है ना। तो ये सारा पार्ट किसका हो गया, ये सारा पार्ट हो गया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। अब ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसे लड़ाई ना हो, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेके क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन, क्या नाम है यार, जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया यार, इन्होंने आपका एक दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू लेके है ना, दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू लेके क्या करा है, आपका एक नई डेफिनेशन दे दी है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। अब वो डेफिनेशन क्या है यार, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ, इन्होंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड नेचुरल साइंस से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल साइंस से आपकी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है यार ये, ठीक है। नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स या फिर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, एंड देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग, मॉलिक्यूलर एनालॉग से बच्चों रिप्रेजेंट होती है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीएनए, आरएनए। तो ये कौन सा पार्ट हो गया जहां पर जीन से छेड़छाड़ हो रही है, जिसमें जीन्स में चेंजेस हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ये हो गया बच्चों हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो ये सब क्यों करा, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, क्लियर है बच्चों, है ना। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी देख लिया। अब उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंबाइन करके इन्होंने क्या करा था, डेफिनेशन दी थी, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में बच्चों बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की या फिर क्रॉप्स की। ये एप्लीकेशंस हम लोग एप्लीकेशन वाले यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज हम लोग मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो रही है, ये मैनिपुलेशन या ऑल्टरेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब बच्चों जब हम लोग इसकी बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक जीन्स खुद चीख के बता रही है जीन्स में ऑल्टरेशन किस में हो रहा है? इस जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले प्रोसेस में हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है मैनिपुलेशन या फिर ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स। यहां पर क्या हो रहा है? जब हमने किसी के जीन में कुछ चेंज किया, है ना, यहां क्या हो रहा है? जब हमने किसी के जीन में कुछ चेंज किया, वो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, अब चेंज कर दिया है यार, है ना, तुमने क्या करा? तुमने चेंजेस कर दिया है। अब तुम चाहोगे ना कि क्या हो, वो जो आपने कैरेक्टर नया उस पर्सन की बॉडी में डाला है वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आए, उसके नेक्स्ट जनरेशन भी आए, चाहोगे, वरना मेहनत का क्या फ़ायदा। तो वो कैसे होगा? जब वो जीन अपने आप को अडाप्ट कर लेगी। अडेप्टेशन के लिए, है ना, मेंटेनेंस के लिए क्या लगता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है? आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, आपने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। फिर आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है जहां पर क्या होगी? ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी, किसकी? सेल की, जो नया नया जीन लेके आया है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करें यार, इफ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स यार हमारे पास हैं दो तरह के। ठीक है, दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं। एक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, पूरी पूरी मास्टर्स हो जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अब, है ना, और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाला कोई चैप्टर सब्जेक्ट करोगे, अगर आगे करोगे, तो उसमें पूरा एक सब्जेक्ट है ये बायो प्रोसेस। सोचो इतना वास्ट है, तुम्हें तो बस ऐसे बता दिया गया है। ठीक है, क्लियर है यार? क्लियर है ना? तो प्रिंसिपल्स को बायोटेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? दो प्रिंसिपल्स पे। पहला प्रिंसिपल है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा प्रिंसिपल है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है यार? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपकी जीन मैनिपुलेशन हो रही है और वहीं पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में उस जीन का हो रहा है मेंटेनेंस, है ना। कुछ भी नया लाओगे यार, है ना, मान लो तुम पपी लाए घर पे, पपी जब लाओगे उसकी देखभाल करोगे ना, देखभाल नहीं करोगे तो भाग जाएगा। तो ऐसे ही जब फॉरेन पार्टिकल अब किसी की बॉडी में डालोगे, उस फॉरेन पार्टिकल की भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर है? अब एक जेनरिक सा प्रोडक्ट, एक जेनरिक सा प्रोसेस बता देती हूँ यार मैं आपको कि ये सब होता क्या है ना, ये सब होता क्या है। ठीक है, अब आपने बॉटनी वाली मैम से पढ़ा होगा, है ना, जो इसी चैनल पढ़ाती है, नीलम मैम। उनकी आइज़ का कलर क्या है? ब्राउन कलर है ना। मुझे चाहिए यार, मुझे चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा? मुझे मिलेगा कि मैं वो जीन जिसके वजह से वो उनकी आंखों का ब्राउन कलर आ रहा है ना, वो जीन अपनी बॉडी में डालूं, है ना। तो वो नीलम मैम है ना, और मैं हूँ भारती मैम। नीलम मैम का जीन भारती मैम को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भारती मैम को नीलम मैम की ब्राउन आंखें बड़ी पसंद है। तो वो जीन क्या है? वो डिजायरेबल जीन है जो भारती मैम को चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वो डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये क्या है मान लो, ठीक है, ये क्या है? ये है नीलम मैम का, ये क्या है? डीएनए है। ठीक है, नीलम मैम का डीएनए पे ये वाला जो पोर्शन है यार, इस वाले पोर्शन पे है क्या? इस वाले पोर्शन पे है वो डिजायरेबल जीन जिनसे भारती मैम को क्या मिल सकती है? वो ब्राउन आंखें मिल सकती हैं यार, ब्राउन आंखें चाहिए, है ना। अब क्या किया जाएगा? इस पूरे डीएनए फ्रेगमेंट से क्या किया जाएगा? डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। ठीक है, अब
मेरी बॉडी में ऐसा तो है नहीं कि जीन निकाला और मेरी बॉडी में डाल दिया, ऐसे नहीं जाएगा। मेरी बॉडी में डालने के लिए, मेरी बॉडी में डालने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी यार, एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो ट्रांसपोर्टर है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड पढ़ा होगा, ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ा है ना, 11th में ही पढ़ा है। जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो प्रोकैरियोट्स के पास, बैक्टीरियाज के पास प्रेजेंट होता है, याद आया, छोटा सा, तो वो क्या एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एज वेक्टर, है ना। वेक्टर यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करने आएगा, है ना, जो इस जीन को लेके मेरे पास आएगा, मेरी बॉडी के अंदर आएगा। तो हमने क्या करा, हमने ले लिया एक प्लाज्मिड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, सर्कुलर डीएनए, हमने ले लिया ये प्लाज्मिड। अब यार एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन ऐड करने के लिए तुम्हें इसका भी कोई पोर्शन काटना पड़ेगा, है ना, तभी तो ऐड कर पाओगे। इस वाले पोर्शन को ऐड करने के लिए इसको काटना पड़ेगा। तो ये देखो, मान लो मैंने काट दिया, है ना, कैंची ली और काट दिया। आपको अभी बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, ये दोनों चीज सेम कैंची से काटोगे, है ना। ये दोनों चीज, चाहे वो डिजायर्ड जीन हो या फिर वो प्लाज्मिड वेक्टर हो, वो किससे काटोगे, सेम कैंची यूज करोगे। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज वेक्टर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब क्या करोगे, इसको काट दिया, उसको वो आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको, एक मिनट, अब क्या होगा, अब आपके पास आएगा, ये क्या है, ये है प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड में क्या होगा, इस प्लाज्मिड में अब थोड़ा सा क्या पोर्शन आ गया यार, इस प्लाज्मिड में पोर्शन आ गया है आपकी डिजायरेबल जीन का। यहां पर क्या आ गया है, यहां पर पोर्शन आ गया है बच्चों आपकी डिजायरेबल जीन का, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि अब ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कैसे एक्ट करेगा, दिस वेक्टर विल बी नाउ नोन एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, यानी कि इसके न्यूक्लिक एसिड में हमने कुछ कंबाइन किया है, रिकॉम्बिनेंट यानी कि रिकंबाइन। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। अब हमने गाड़ी भी तैयार कर ली है ना, हमने सामान ले लिया है और हमने गाड़ी भी तैयार कर ली है। अब क्या करना है, इस गाड़ी को इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है ना, यही तो करना है। इस गाड़ी को क्या करना है, इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। तो इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, यहां से देखना यार, इसको या तो मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। इस गाड़ी को इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, भारती मैम, क्योंकि भारती मैम को चाहिए वो ब्राउन कलर वाली आंखें, है ना, यानी कि भारती मैम का सेल, ठीक है। अब बच्चों जब हम लोग बात करेंगे सेल की, अब भारती मैम यहाँ पे प्रोकैरियोट है, ठीक है, ऐसा मान के चलना है आपको, ठीक है। अरे यार ये नहीं चाहिए, ठीक है, नॉर्मल बना देते हैं, है ना, नॉर्मल बना देते हैं। ये क्या है, वो होस्ट सेल है, ये वो होस्ट सेल है जहां पर इस रिकॉम्बिनेंट को जाना है। ये क्या है, दिस इज द होस्ट सेल। अब क्या होगा, वेक्टर विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी होस्ट सेल। अब इस वेक्टर को इस होस्ट सेल में डालना है। यहां पर क्या हुई, यहां पर हुई बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस होस्ट सेल के पास यार खुद का कुछ डीएनए होगा, है ना, और अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने ये वेक्टर डाल दिया है यहां पर, ठीक है।
ये वेक्टर जिसके पास क्या है, जिसके पास फॉरेन जीन है, डिजायरेबल जीन है, वो आपने डाल दिया है इस होस्ट के अंदर। यानी कि ये कौन सा होस्ट है, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। कौन सा होस्ट है यार, ये है आपका ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, ट्रांसफॉर्म हो गया होस्ट, जरूरी नहीं है कि हर सेल में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या चाहोगे, फिर क्या था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली यार, हमने सारा काम कर लिया है। अब क्या रह गया है, अब रह गया है कि हम ये इंश्योर करें कि ये आगे भी क्या आए, हमारे प्रोजेनी में आए। मुझे ब्राउन आंखें मिल गई हैं, अब क्या हो, अब उन ब्राउन आंखों का मैं क्या चाहती हूँ, मेरे बच्चों में भी, मेरी प्रोजेनी में भी क्या आए, वो ब्राउन आंखें आए। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि ये जो है इसकी बने मल्टीपल कॉपीज, है ना, इस प्लाज्मिड की बने क्या, मल्टीपल कॉपीज। तो अब हमें क्या कराना है, सॉरी, अब हमें क्या कराना है यार, इस प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ठीक है, बना दी। अब इतनी आसानी से नहीं हो रहा है सब कुछ जितनी आसानी से मैं बना रही हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने यहां पर क्या कर दिया, मल्टीपल कॉपीज बना दी। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज भी बन गई। अब जब मल्टीपल कॉपीज बन गई तो क्या हुआ, अब जब ये होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो इसकी प्रोजेनी में भी क्या जाएगी, ये कॉपीज जाएंगी, ये वाला प्लाज्मिड जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये देखो अब क्या हुआ, अब जब इस होस्ट सेल ने डिवाइड करा तो इस होस्ट सेल में अब क्या जाएगी, मल्टीपल कॉपीज भी जाएगी। ठीक है, ये लो, यहाँ चली गई दो, यहाँ चली गई दो, और ये कौन सी कॉपीज है, जिसके पास आपका फॉरेन जीन है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई बच्चों, प्लाज्मिड के पास क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है, तो इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया और यहां पर हो गया होस्ट सेल डिवाइड, और दोनों होस्ट सेल के पास क्या चली गई, आपकी कॉपीज चली गई। क्लियर है? क्लियर है? तो इस प्रोसेस को जहां पर हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं जीन्स की, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग। इस प्रोसेस को जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच वी आर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स इज नोन एज जीन क्लोनिंग। द प्रोसेस वेयर वी आर मेकिंग multiple copies of gene is called, बच्चों क्या बुला रहे हैं इसको बुला रहे हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, भूलना नहीं है यार, रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बता रही हूं, खुद से डेफिनेशन लिखवा रही हूं। बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या करी जा रही है, ये डेफिनेशन लिखवाई जा रही है। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि आप पढ़ो। ठीक है? ठीक है, क्लियर है यार? तो ये हो गया हमारा एक जेनरिक कि ऐसे होता है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे सारा काम हो रहा है। अब ये जो सारा रिकॉम्बिनेंट हुआ है ना, ये जो रिकम्बाइन हुआ, ये जितना भी काम हुआ, ये सबसे पहले कैसे आया, ये भी जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बच्चों जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो जहां पर हमने डीएनए लिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, उनको कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया।
ताकि हमें कुछ यूजफुल मिल सके, है ना, कुछ यूजफुल मिल सके, या कुछ नए कैरेक्टर्स क्या कर सके, हम अपनी बॉडी में डाल सके। जैसे अभी मैंने डाल लिया ना, ब्राउन आंखें वाला, अभी आई नहीं है यार, हो जाएंगी वो भी, है ना, मैडम से सच में जीन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स। ये क्या है? सेट ऑफ टेक्निक्स है, जिससे अगर मैं सिंपलेस्ट भाषा में लिखूं तो हमने क्या लिया? डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, और फिर क्या बनाया? फॉर्म किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमें क्या मिला? हमें मिला न्यू कैरेक्टर्स। ठीक है, मिल गई मुझे भूरी आंखें। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। अब सबसे पहले किसने किया था, है ना, स्टार्ट हुआ है तो किसी न किसी ने तो स्टार्ट किया होगा। क्या बोल रहे हो मैम, इन साइंटिस्ट ने इतना सारा काम कर लिया कि अब हमें पढ़ना पड़ रहा है सब कुछ? पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ था 1972 में, एक समय की बात है, 1972 की। इसमें दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक का नाम था स्टैनले कोहन और दूसरा का नाम था बोयर जी। तो 1972 में कोहन ने एंड बोयर जी ने क्या देखा? मतलब इतनी क्यूरोसिटी थी यार इन लोगों ने। इन्होंने क्या करा? इन्होंने देखा कि इन्होंने किसको देखा? सैल्मोनेला टाइफाई को। सैल्मोनेला टाइफाई, टाइफॉइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या करा? सैल्मोनेला टाइफाई को देखा और उन्होंने देखा कि उसके पास क्या है? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, तो जिसके वजह से जब वो टाइफॉइड हमें होता है तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स क्या कर रही है? हमारी बॉडी पे काम नहीं करेंगी फिर वो, मतलब वो उस टाइफाइड का, उस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो अब इन दोनों ने क्या सोचा? इन्होंने सोचा इसके पास है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको इश्केरिया कोलाई को भी दे दूं, है ना, इसको क्या करूं, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन को ई कोलाई को भी दे दूं, ताकि वो भी क्या हो जाए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए। तो उन्होंने क्या करा? उस रेजिस्टेंस जीन को कट करा और ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। तो पहली बार जो रिकॉम्बिनेशन हुई थी वो कहाँ हुई थी? सैल्मोनेला और ई कोलाई के बीच में। ठीक है, क्लियर है? इन्होंने क्या करा? इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा यार कि जो सैल्मोनेला है, सैल्मोनेला टाइफाई है, इसके पास क्या है? इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब इस जीन को इन्होंने क्या किया? एक्सट्रैक्ट करा और किसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया? ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब वेक्टर वगैरह के साथ पूरा प्रोसेस, मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूं, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी ई कोलाई। ठीक है, मतलब देखो कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है। और तुम क्यूरियोसिटी में क्या सर्च कर रहे हो? हैं, इसकी क्या एज है, इस एक्ट्रेस का अभी क्या चल रहा है, कौन सी मूवी आने वाली है? क्यूरियोसिटी से बाहर आओ यार, देखो अच्छे अच्छे काम करो थोड़ा, है ना, बिना ये पढ़े लिखे कैसे काम चलेगा? तो ये क्या हुआ? ये इन्होंने सबसे पहले देखा, अब इन्होंने देख लिया, है ना, यानी कि एक नई ब्रांच, एक क्या शुरू हो गया? एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाला दौर शुरू हो गया। अब जब इस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास इसको पूरा करने के लिए क्या है? कुछ टूल्स प्रेजेंट है। क्या है? इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास प्रेजेंट है कुछ टूल्स। ठीक है, अब बच्चों जब हम इन टूल्स की बात करते हैं, अब जब हम लोगों ने आपको वो एक जेनरिक वाला मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने क्या बोला था कि हमने क्या लिया? एक कैंची ली, उस कैंची से हमने डीएनए को काट दिया। भाई अब असली कैंची से तो ये काम होगा नहीं, आपको ही पता है ये चीज, है ना, असली कैंची से ये काम होगा नहीं। तो हमने उस टूल में क्या करा? उस टूल को के बारे में अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है?
बन ही नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने बात करी किसके बारे में, अब हमने बात करनी है यहाँ पर टूल्स के बारे में, ठीक है। जब हम लोग बच्चों टूल्स के बारे में बात करते हैं तो टूल्स में आते हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है, इस टूल्स में आते हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है, कुछ आते हैं वेक्टर, आपको ये तो पता होगा, अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, है ना, वेक्टर क्या है, वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टर है, जीन को उसके होस्ट तक लेके जाना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए बच्चों कुछ एंजाइम्स, हमें क्या चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, है ना, मल्टीपल कॉपीज भी बनानी है क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, और हमें चाहिए बच्चों कॉम्पिटिटेंट होस्ट, है ना, कॉम्पिटिटेंट होस्ट, जिस होस्ट में आप क्या कर सको, अपना फॉरेन जीन अच्छे से ट्रांसफर कर पाओ, है ना, वरना होस्ट क्या करेगा, नखरे दिखाएगा, नहीं मानता है, बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है, और कभी कभी क्या कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ती है जिसके वजह से ये होस्ट मानेगा, वरना बोलेगा बाढ़, क्या बोलेगा, रहन दो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, अब जब हम एंजाइम्स की बात करेंगे यार, एंजाइम्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम, क्या पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज के बारे में, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमरेजेस के बारे में, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए लाइगेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पॉलीमरेजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर, फिर आएंगे कॉम्पिटिटेंट होस्ट पे। अब देखो यार, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखो यार, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, जिनमें से हम लोग मेजरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं यार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। यार एंडोन्यूक्लियस से कुछ समझ आ रहा है, एंडो वर्ड किसको डिनोट करेगा, एंडो वर्ड डिनोट करता है किसको, अंदर, है ना, एक अंदर वाली चीज को काटेगा। न्यूक्लियस यानी कि कुछ ना कुछ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। तो अब यार हो क्या रहा है, देखो हो ऐसा कुछ रहा है, कलर चेंज नहीं हुआ, कर लेते हैं। ये देखो ये क्या है, ये था डीएनए, है ना, ये था डीएनए, और ये है क्या, पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अब जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में बात करते हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को अंदर की तरफ से काटेंगे। क्या करते हैं, अंदर से काटेंगे। और एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से काटेंगे, बाहर की तरफ से काटेंगे, यानी कि टर्मिनल एंड्स की तरफ से उनको तोड़ते हैं, फ्रेगमेंट में उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, ये क्लीव करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। क्या कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं या क्लीव कर रहे हैं किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। दे क्लीव फॉस्फो
डायस्टर बॉन्ड। डायस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? आपके डीएनए की बैकबोन में। तो ये कहाँ से कट करेंगे यार? ये कट करते हैं बीच में से। कट करने से पहले ये क्या करते हैं? ये चलते हैं, ये निकलते हैं एक दौरे पे, है ना, सारी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल क्यों करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर साइट है जहां पर ये कट करेंगे। एक पर्टिकुलर साइट को ढूंढेंगे और वहीं पर कट करेंगे। मान लो दिस इज दैट पर्टिकुलर साइट, तो यहां पर ये कट करेंगे। ठीक है, यहां पर अटैच हो गए, यहां हो गए, और इनको क्या किया? कट किया। अब इस पर्टिकुलर साइट को हम लोग बोलते हैं क्या? रिस्ट्रिक्शन साइट, या फिर रिकॉग्निशन साइट, है ना। वो साइट जो किसमें हेल्प कर रही है? रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो भूलनी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार? भूलना मत प्लीज, है ना, प्लीज मत भूलना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है यार, ये रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोसाइड का जो सीक्वेंस होना चाहिए, है ना, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना चाहिए, वो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक क्या होना चाहिए? ये क्या होता है? इधर पर जो सीक्वेंस होना चाहिए, इसका सीक्वेंस होना चाहिए पैलिंड्रोमिक। अब मैम ये पैलिंड्रोमिक क्या बवाल है? ये बवाल ये है बच्चों, पैलिंड्रोमिक यानी कि अगर आप यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, सेम पढ़ोगे। यानी कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मॉम पढ़ लो यार, यहां से पढ़ोगे, यहां से पढ़ोगे, सेम। जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है दैट इज मलयालम, एक लैंग्वेज है, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, सेम ही पढ़ोगे। ऐसा नहीं है यहां से कुछ और ही बन जाएगा, है ना। यहां से भी मलयालम है, यहां से भी मलयालम है। ठीक है, क्लियर है? तो इधर पर जो सीक्वेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है GAATTC, 5' से 3' से यहां पर 5', यहां पर क्या होगा? CTTAAG। अब तुम इसको यहां से पढ़ोगे, यहां से पढ़ोगे, क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या रहेगा? जो आप यहां से पढ़ो, इधर से पढ़ो, सेम रहेगा। ठीक है, इनका सीक्वेंस, इनको क्या ढूंढना है? इनको ढूंढना है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियसिस की, तो एक्सोन्यूक्लियसिस मैं किसके बारे में पढ़ रही हूं? अब हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस की। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, जब हम बात करते हैं बच्चों रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस की, तो यहां पर वही फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ले लेते हैं, है ना। ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए था, यहां पर कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है जिसको ढूंढ के फिर काटेगा। यहां पर बस टर्मिनल एंड से ऐसे करके काट देगा यार। तो ये क्या है? दिस इज रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस। जब डीएनए को कहां? बाहर, आउटसाइड से काट रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यार? क्लियर है? अब यार ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आए कहां से? किसने ढूंढा? इनको भी तो किसी ने ढूंढा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये खुद चल के आए बोलते मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। इनको किसने ढूंढा है? एक साइंटिस्ट थे, मैं बोल रहे बच्चे फिर से साइंटिस्ट मैम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था W. आर्बर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था W. आर्बर। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब एक बैक्टीरिया के अंदर कोई बैक्टीरियोफाज आके बैठता है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। अब जब बैक्टीरियोफाज आके बैठा, उसने अपना क्या डाला? न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर डाला। फिर हमने क्या नोटिस किया कि उस बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए किसी चीज से क्या करा? उसका न्यूक्लिक एसिड कट काट दिया,
है ना। क्या कर दिया, पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड काट दिया। किससे काटा था, किसकी हेल्प से काटा था, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। यानी कि आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो किससे मिल रहे हैं यार, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बताया। ठीक है, और फिर हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक है बालको, ठीक है बालको, भूलना नहीं है यार, कुछ नहीं भूलना है, सब कुछ याद रखना है। शेप नहीं पहचान पाया, आधे टाइम मेरी शेप ऐसे बनाती हूँ मैं कि पहचान ही नहीं पाता ये। ठीक है, पहचान लिया, देखा इस बार पहचान लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये होगी हमारी बात कि किसने सबसे पहले देखा, है ना, और सबसे पहले हमें कैसे पता चला। अब बच्चों हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या हुआ, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आया, है ना, सबसे पहला किसने बनाया होगा। तो देखो यार, जब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला किसने बनाया होगा, सबसे बाद वाला किसने बनाया होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब तक 900 क्या है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं हम लोग। 900 क्या कर चुके हैं, एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। वहीं पर सिर्फ कितने यूज में हैं, 230 आर यूज्ड, है ना। सोचो 900 यार एक्सट्रैक्ट करके रख लिए हैं कि कभी ना कभी तो यूज में आ जाएंगे, लेकिन कितने यूज हो रहे हैं, 230 ही यूज हो रहे हैं। क्लियर है। अब देखो बच्चों, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कब आया था, वो आया था बच्चों 1970 में। 1970 में हैमिल्टन स्मिथ ने, 1970 में हैमिल्टन स्मिथ ने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला। कौन सा था, वो था बच्चों हिंद 2। ठीक है, कौन सा था, हिंद 2। अब ये हिंद 2 किससे निकाला, हमने बोला था प्रोकैरियोट से मिलेगा, ये किससे निकाला गया था बच्चों, दिस वॉज ऑब्टेन्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, निमोनिया कॉज कर रहा था ना ये, इससे हमने क्या निकाला, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला। अब ये अजीब सा नाम क्यों दे रखा है यार, मतलब एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं, एक और क्या है, इको R1। ठीक है, एक और क्या है, इको R5। मैम इतने अजीब अजीब नाम क्यों, तो पहले इनका नॉमेनक्लेचर जान लेते हैं यार। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं यार, नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, अरे यार एक लाइन सीधी नहीं बन रही है मेरे से, बन गई। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर की, तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यार, हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, ई को R1, आई नहीं है, 1 है, रोमन न्यूमरल वाला 1 है। ई रिप्रेजेंट इश्केरिया। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट कोलाई, और इश्केरिया क्या है, एक तरह की जीनस है, वहीं पर कोलाई क्या है, एक तरह की स्पीशीज है। और आर क्या है, आर रिप्रेजेंट द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और ये जो 1 है रिप्रेजेंट द ऑर्डर, की किस ऑर्डर में ये निकाला गया था इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोट से। तो पहला लेटर किससे आएगा, जीनस से। फिर 2 लेटर कौन से होंगे, पहले 2 लेटर ऑफ स्पीशीज, फिर स्ट्रेन, और फिर आपका ऑर्डर। ये क्या हो गया, दिस इज दी क्या, नॉमेनक्लेचर। ये क्या है बच्चों, ये है आपका नॉमेनक्लेचर। अब इस नॉमेनक्लेचर
को हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। अब एक चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि यार देखो, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे, है ना, उन्होंने क्या करी, उन्होंने जांच पड़ताल कर ली, जांच पड़ताल करके वो वहां पर अपनी साइट पे अटैच हो गए और उनको क्या कर दिया, काट दिया। अब काट चुके हैं, ठीक है, तो कुछ एंड्स प्रोड्यूस होंगे। तो उस कट के वजह से दो तरह के एंड प्रोड्यूस होते हैं। पहला कुछ एंड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है बच्चों ब्लंट एंड्स, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस हो रहे हैं यार, फॉर एग्जाम्पल एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है EcoR5, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR5 और इसकी मान लो रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, ये है, पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, बिल्कुल है, कैसे मना कर रहे हो। ब्लंट एंड तब प्रोड्यूस होंगे जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको बीच में से क्लीव करेगा। ब्लंट एंड किसको कब प्रोड्यूस होंगे, जब ये क्या होगा, बीच में से क्लीव हो जाएगा, ठीक है। ब्लंट एंड कब प्रोड्यूस हुए, जब ये बीच में से क्लीव हुआ। फॉर एग्जाम्पल EcoR5 हो गया, EcoR5 के बाद SMA1 हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हो गए यार, ये हो गए ब्लंट एंड्स के। वहीं पर अगर हम लोग देखें किसके बारे में, दूसरे तरह के एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर ओवर हैंगिंग एंड्स, या फिर इनको बोला जाता है बच्चों स्टिकी एंड्स, ठीक है, ओवर हैंगिंग एंड्स या फिर बोला जाता है इनको स्टिकी एंड्स। स्टिकी, चिपकू, है ना, चिपकू कैसे हो गए यार, देखो इनके लिए भी एग्जाम्पल यूज करेंगे, एग्जाम्पल सबके लिए यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखो, GAATTC CTTAAG 5-3- बोर्ड्स वाले बच्चे हो तो ये लिख के आना मत भूलना, 5-3- नंबर नहीं देगा टीचर वरना। और ओवर हैंगिंग एंड्स जब प्रोड्यूस होते हैं कब, जब आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको यहां से एंड से कट करेगा, ठीक है। अब जब एंड से कट करेगा बच्चों तो हमारे पास एट द एंड क्या रह जाएगा इसके पास, अब इसको काट दिया, खच 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 चला दी कैंची, जब कैंची चला दी तो क्या बचा, एक G बचा, CTTAA बचा हमारे पास। अब इसके पास क्या है, खाली जगह है, खाली जगह है तो किसी ना किसी से तो बॉन्ड बनाएगा ना। अब बॉन्ड ये बना सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, खाली जगह है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना लेगा। इस वजह से ये क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग एंड्स या हम लोग इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि क्या है, ये जैसे ही इसको दिखेगा कि ओहो दूसरा ए आ रहा है, जल्दी से उसके पास क्या करेगा, जाके चिपक जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल्स के बिना नहीं काम होगा। जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एक तो आपका हो गया EcoR1, ठीक है, EcoR1 हो गया, उसके बाद आपका हो गया BAM-H1, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हो गया PST1, ये सारे हो गए बच्चों एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके डन। अब हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तो बात नहीं करी थी यार, है ना, हमने और भी एंजाइम्स पढ़ने थे, तो इसी स्लाइड पे देख लेते हैं यार सारे तरह के एंजाइम्स, बाकी बचे हुए सारे तरह के एंजाइम्स, है ना। देखो अब क्या हुआ, अब हमने इनको काट दिया है, आपको डिजायरेबल जीन क्या हो गया है, मिल चुका है। अब उस डिजायरेबल जीन को बच्चों जाके चिपकाओगे भी तो वेक्टर के साथ, क्या करना है, वेक्टर के साथ चिपकाना है ना, बिल्कुल चिपकाना है। तो वो चिपकाना, ये कौन है, ये है कैंची। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फेविकॉल। फेविकॉल कौन है, DNA लाइगेज। तो कौन है, DNA लाइगेज के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या कर रहे थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, तोड़ रहे थे, है ना, बिल्कुल काट रहे थे। ये क्या करेगा, इट फॉर्म
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ देगा। क्लियर है बच्चों? डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल T4 ligases। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपको रेप्लिकेशन याद हो, पढ़ लिया है ना, इसी साल पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा होगा। अगर आपको रेप्लिकेशन याद हो, वहां पर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। इसने क्या किया? फॉर्मेशन में हेल्प करी, किसके? न्यू डीएनए स्ट्रैंड की। अब एक और एंजाइम मैंने लिखा था जिसका नाम था यार अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, मतलब खुद सोचो, फॉस्फेटेज यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा है। दिस इज रिमूविंग फॉस्फेट ग्रुप। अब इसको यहां पर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ेगी ना। क्यों जरूरत पड़ेगी? अब खुद देखो यार, देखो ये क्या था? ये हमारा प्लाज्मिड है, टूटा हुआ कटा हुआ प्लाज्मिड है। ये दोनों एंड्स भी तो आपस में ज्वाइन हो सकते थे। ये ज्वाइन ना हो, ये दोनों एंड्स ज्वाइन ना हो, इसलिए हमने इनका क्या करा? फॉस्फेट ग्रुप ही रिमूव कर दिया और बोला अब ज्वाइन होके बताओ, ताकि ये सेल्फ लाइगेट ना हो। तो कि बेसिकली क्या क्यों यूज कर रहे हैं? टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा है? ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा? अब हमने जोड़ दिया है ना, अब हमने लाइगेट भी कर दिया, हमने काट लिया, हमने जोड़ दिया। अब जोड़ के क्या करना है? होस्ट सेल में डालना है, यानी कि अब हमें करना है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे यार। नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से अगर क्लोन पढ़ रहे हो तो नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो कॉपी हो रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ना है। अब जब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं यार, क्लोनिंग वेक्टर का क्या मतलब है? ये वो वेक्टर है, ये वो वेक्टर है, ये वो मॉलिक्यूल है जो रिक्वायर्ड है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल इनटू द जीन, है ना। अब इस क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए, किसी को क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें, मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इनका कॉपी नंबर, कॉपी नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ताकि होस्ट सेल में पहुंच के क्या कर पाए? जल्दी 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 अपनी कॉपीज बना पाए, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? मेंटेनेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर में यहां पर बात करने वाले हैं प्लाज्मिड की, अलग अलग प्लाज्मिड की बात करेंगे। तो जब हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, अभी हम लोग पहले देख लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड। हमें क्या देखना है? प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो यार, है ना, एक चीज देखो, एक यहां पर मैं बना लेती हूं प्लाज्मिड, पूरा आ जाए, है ना। ठीक है, ये आ गया यार प्लाज्मिड हमारा, है ना। ठीक है, एक ये आ गई साइट, और एक ये साइट आ गई। ठीक है, अभी बताऊंगी यार, टेंशन मत लो, बताना सब है, बताना है तभी तो बना रही हूं। ठीक है, एक आ गई मान लो ये साइट। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं, ये कौन सा प्लाज्मिड है, दिस इज PBr। अच्छा, ये कौन सा प्लाज्मिड है, ये है बच्चों PBr 322। ये कौन सा प्लाज्मिड है, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, PBr 322 है। अब यहां पर क्या होना चाहिए, इस PBr 322 या एक प्लाज्मिड के पास दो तो प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज की जब हम लोग बात करते हैं, इसके पास होना चाहिए एक ओराई। ओराई क्या है, ओराई इज दी ओरिजिन ऑफ, ओराई क्या है, ओराई इज दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन यानी कि कॉपी होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहां से कॉपी होना स्टार्ट होगा, यानी कि दिस रीजन कंट्रोल्स दी कॉपी नंबर। क्या हुआ, दिस रीजन कंट्रोल्स दी कॉपी नंबर। अब कॉपी नंबर के बाद सोचो, अगर ये ओराई नहीं है, अगर ये ओराई नहीं है तो रेप्लिकेशन के चांसेस भी नहीं है। भूल जाओ, जैसे लिख के नहीं आते हो पेपर में फिर मार्क्स भूल जाते हो, वैसे भी इसको भी भूल जाओ। ठीक है, क्लियर है। इस ओराई के अलावा यहां पर क्या है, ये वाला पोर्शन मान लो, दिस इज ओराई। ये क्या है, ये है बच्चों ओराई। ठीक है, दिख रहा है, यहां पर भी लिख देती हूं। ठीक है, ये है ओराई। इसके अलावा इसके पास क्या होना चाहिए, एक के पास, इसके पास होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ये प्लाज्मिड की वो जगह है जिसको आप एनालाइज करके बता सकते हो कि ये प्लाज्मिड में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं, एक होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं। किसके थ्रू बता सकते हो, सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। क्या बता रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू नो दी रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं ये आप बताओगे इसके थ्रू। और सिलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस केस में कौन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, यहां पर दो जीन है जो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। यहां पर PBr 322 के केस में क्या प्रेजेंट है, दो जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। थर्ड चीज जो इसको चाहिए यार, थर्ड चीज है मोनोक्लोनल मल्टीपल क्लोनिंग साइट, सॉरी, थर्ड चीज इसको चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, यानी कि वो जगह जहां पर क्या कर सके, आपका आके फॉरेन जीन को हम अटैच कर सके, है ना, फॉरेन जीन को अटैच कर सके। लेकिन एक एंजाइम के लिए एक सिंगल साइट ही होगी, लेकिन यहां पर सिंगल साइट होगी फॉर वन एंजाइम। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉली लिंकर भी बोलते हैं, पॉली लिंकर रीजन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ओके। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहां पर कुछ प्रेजेंट होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहां पर कुछ साइट प्रेजेंट होगी, यहां पर कुछ साइट प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हमें क्या इंश्योर करना है कि जब हम लोग फॉरेन जीन डालें तो वो ओराई के आसपास हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास होना चाहिए, बट बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो चिपका हुआ ना हो तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके आसपास डालना पड़ेगा, है ना, और सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में भी डालना पड़ेगा, थोड़ा इसके आसपास डालना पड़ेगा और सिलेक्टेबल मार्कर के आसपास भी डालना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों,
ठीक है, अब इसके पास चलो मैं लिख देती हूँ PVU1 PST1। यहाँ पर दो कौन सी है, कौन सी ये है आपके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यहाँ पर PVU1 है, यहाँ पर PST1 की है, यहाँ पर BAMH1 की है, और यहाँ पर क्या है SAL1 की है, क्या है SAL1 की है। अब देखो क्या हो रहा है, अब सॉरी, आप जो आपका फॉरेन डीएनए है या फॉरेन जीन है, उस फॉरेन जीन को इससे बिल्कुल चिपका नहीं सकते। यहाँ पर कोई साइट नहीं है मतलब यहाँ साइट है बट ओरिजिन से क्या है, बहुत दूर है। तो आपको यहाँ पर कहीं इन दोनों में से किसी जगह पे क्या करना पड़ेगा, उस फॉरेन जीन को डालना पड़ेगा। फॉरेन जीन को डालने से पहले एक बार यही समझ लो, फॉरेन जीन को डालने से पहले क्या हो रहा था, ये जो PBR322 था, ये PBR322 इसके लिए भी क्या था, रेजिस्टेंस था, इसके लिए भी क्या था, रेजिस्टेंस था। यानी कि ये क्या था, चौड़े में था। ये बोल रहा था एम्पिसिलिन ले आओ या आप टेट्रासाइक्लिन ले आओ, कुछ भी ले आओ, मैं तो ग्रो करूंगा, ठीक है। ये क्या था, बिल्कुल चौड़े में था। लेकिन अब क्या हुआ अब आपने इसको बोला, अभी बताता हूं, है ना, अभी बताता हूं। अब इसको बताने के चक्कर में आपने क्या करा है, इसको बताने के चक्कर में आपने अपने फॉरेन जीन को इस वाले पोर्शन में डाल दिया। यहां क्या डाल दिया, ये ऑरेंज कलर से मैं क्या बना रही हूं, ये ऑरेंज कलर से मैं बना रही हूं आपका फॉरेन जीन। यहां पर क्या डाल दिया आपने, FG लिख रही हूं यार, फॉरेन जीन याद रखना। इधर पर आपने क्या डाल दिया, फॉरेन जीन डाल दिया। अब फॉरेन जीन डाल दिया, तुमने जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो क्या कर दी, कम कर दी, है ना। अब तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है। मैं आगे लिख देती हूं। सबसे पहले बिफोर इंसर्शन क्या हुआ, बिफोर इंसर्शन हो रहा था बच्चों, जो आपका प्लाज्मिड था ये ग्रो कर पा रहा था इन प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीबायोटिक्स। कौन सी, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या करा, आपने टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह क्या डाल दिया है, आपने डाल दिया है अपना डिजायरेबल जीन यानी कि फॉरेन जीन डाल दिया है। अब जब बच्चों आप फॉरेन जीन डालोगे यानी कि अब ये प्लाज्मिड पहले क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, अब ये प्लाज्मिड क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव था हो गया। यानी कि अब ये दिस कैन नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। क्लियर है, ये टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता है। क्लियर है, तो ऐसा कुछ हुआ। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है यार, प्रॉब्लम तो यही थी ना, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन के, हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। देखो पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि जो प्लाज्मिड था जिसमें फॉरेन जीन था वो वाला वो आया ही नहीं होस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि यार प्लाज्मिड आ गया है, फॉरेन जीन को साथ लेके आना भूल गया है। यानी कि क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है क्योंकि प्लाज्मिड ही आया है, फॉरेन जीन वाला नहीं आया है प्लाज्मिड। या तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि प्लाज्मिड अपने साथ क्या लेके आया है, प्लाज्मिड अपने साथ बच्चों लेके आया है आपका फॉरेन जीन,
ठीक है, अब कैसे पता लगेगा? अब आपने क्या करा, इनको क्या करा, आपने पहले डाला एम्पिसिलिन में, इन्होंने एम्पिसिलिन मीडियम में अपने आप को, यार एम्पिसिलिन की स्पेलिंग सही कर लो, ठीक है, आपने क्या करा, एम्पिसिलिन मीडियम में डाला, किसको, इन तीनों को, ये क्या था, दिस वाज ए, दिस वाज बी और दिस वाज सी। अब एम्पिसिलिन में कौन कौन सरवाइव कर पाएगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, किसके पास है, देखो इसके पास है, नहीं है, तो ये क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, ए सरवाइव नहीं कर पाएगा, बी और सी। अब बी सरवाइव कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, उसके पास तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है, और सी क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि हमने एम्पिसिलिन वाले में चेंजेस नहीं करी, हमने कहाँ चेंजेस करी है यार, हमने चेंज करी है अपने किसके अंदर, अपने टेट्रासाइक्लिन के अंदर। अब इस एम्पिसिलिन से हमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में पता चला कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन थे, कौन से सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसमें हो गया है और इसमें हो गया है। हमें ट्रांसफॉर्मेंट से तो मतलब नहीं है यार, है ना, हमें क्या पता करना है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए अब हमने क्या करा, अब हमने इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डाला, इसमें तो नहीं है, इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन की जगह अपना फॉरेन जीन डाल दिया है। तो इस वाले प्रोसीजर से हमें पता चला रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। लेकिन यार ये देखो, ये जो प्रोसेस था इसमें दो दो बार क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा, यानी कि दिस वाज लॉन्ग प्रोसेस। क्या था, ये था यार लॉन्ग प्रोसेस था। इस लॉन्ग प्रोसेस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमने एक और नया प्लाज्मिड क्या करा, यूज करा। इस लॉन्ग प्रोसेस वाली क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, एक और प्लाज्मिड यूज करा, जिस प्लाज्मिड का नाम था PUC8। ठीक है, ओके, इसका नाम था PUC8। अब इसके पास भी क्या था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहां थी और एक जीन थी यहां, ठीक है, और एक क्या हो गया हमारा, मैं भी हटाती हूं, दूसरे कलर से बनाएंगे, ठीक है, एक कहां था, एक था यहां, और एक आपकी क्या होनी चाहिए, एक यार ओराई तो होनी चाहिए ना, ओराई के बिना कैसे मामला सेट होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी ओराई। अब देखो यार बच्चों, अब क्या होगा, यहां पर क्या है, यहां पर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, यहां पर है LAC-Z जीन, और आपको पता है इसी LAC-Z जीन वाले रीजन में सारी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। इसी रीजन में क्या प्रेजेंट है, सारी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, और ये है आपका ओराई। अब हमने क्या करा, जब तक फॉरेन जीन इस LAC-Z वाले जीन की तरह को हटा के खुद को बाइंड नहीं करेगी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, कुछ खराब नहीं किया है, कुछ बुरा नहीं किया है हमने, तब तक क्या होगा यार, ये LAC-Z जीन क्या करेगी, ये LAC-Z जीन क्या करेगी, ये करती है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है जो कि है एक्स-गैल। ये बाइंड होके क्या करता है, एक ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, यानी कि अब जो कॉलोनीज बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, ब्लू कलर कॉलोनीज बनेंगी। लेकिन अब तुमने क्या करा है, तुमको क्या है, तुमको है बहुत ज्यादा खुजली, तुमने अपने लिए, अपने फायदे के लिए क्या किया, तुमने अपने फायदे के लिए इसका काम बिगाड़ दिया। तुमने क्या करा, यहां पर है ना, यहां पर अपना फॉरेन जीन डाल दिया।
अब बच्चों अगर तुम इसके अंदर यहाँ पर क्या करोगे, फॉरेन जीन डाल दोगे, तो ये जो लैक जेड वाली जीन है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं करेगी। बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं करेगी तो जितना मर्जी एक्स गैल डालते रहो ब्लू कलर नहीं मिलेगा। इसको डालने के बाद क्या मिलेगा, वाइट कलर की कॉलोनीज मिलेगी। और ये क्या था, एक ही स्टेप था जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और कौन से नहीं है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी यार बहुत सारे तरह के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होते हैं, बहुत सारे तरह के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं ये किसके लिए था, ये था हमारे बैक्टीरियाज के लिए। अगर बैक्टीरियाज के साथ हमें कुछ खराब करना है, कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है ना, कुछ करना है तो क्या होगा, देखो यार अगर हमें वेक्टर चाहिए किसके लिए, वेक्टर की बात करें फॉर प्लांट, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्या यूज कर लिया हमने, यूज कर लिया यार एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है ये क्या करता है, दिस कॉज कैंसर इन डाइकॉट प्लांट्स। ये क्या करता है, दिस कैन कॉज कैंसर इन डाइकॉट प्लांट्स। कितना बुरा है यार, कैंसर कॉज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कैन कॉज कैंसर इन डाइकॉट प्लांट्स। या फिर एक डिजीज है जिसका नाम है ब्राउन गॉल डिजीज, कॉज करता है। अब हमने क्या देखा, कैंसर यानी कि सेल्स बहुत जल्दी तेजी से क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी हमें चाहिए। अब हमने क्या करा, ये जो यार एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन था, ये क्या है, ये है बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है। इसके अंदर भी एक प्लाज्मिड होगा यार, क्या होगा, एक यहां पर होगा प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड के पास और एक क्या है आपका डीएनए मटेरियल है। इस प्लाज्मिड के पास एक पोर्शन है जिसका नाम है टीडीएनए। इस प्लाज्मिड के पास एक पोर्शन है जिसका नाम है क्या, टीडीएनए। ये वो पोर्शन है जो क्या है, कैंसरस है फॉर प्लांट्स। दिस पोर्शन इज कैंसरस फॉर प्लांट्स। अब जब ये कैंसरस है तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इस टीडीएनए को निकाल देंगे। हमने क्या करा, इस टीडीएनए को रिमूव करा, यानी कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, दिस इज क्रॉसिंग, ब्राउन नहीं है यार, ब्राउन नहीं है, ब्राउन लिख दिया और ब्राउन ही बोला है मैंने, क्राउन है यार, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। अब क्या करा, अब इसको ठीक करना है तो जड़ को निकाल दो ना, जिसके वजह से कैंसर हो गया उसको हटा दो। उसके लिए हमने क्या करा, हमने रिमूव कर दिया टीडीएनए और इसकी जगह हमने ऐड कर दिया, रिमूव करने के बाद एडिशन ऑफ फॉरेन जीन, है ना, कोई फॉरेन जीन हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब रेप्लिकेशन तो होगा, इसके साथ रेप्लिकेशन तो होगा बट डिजीज नहीं होगी। ये था एक तीर से दो निशाने, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ओके अब देखो यार, इसके अलावा बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मिड्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज आप लिख सकते हो, लैम्डाफेज लिख सकते हो, M13 फेज आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉस्मेट्स के बारे में लिख सकते हो, बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में आप लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है यार, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, अब हमें करना है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या क्या, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया है, लाइगेज से ज्वाइन कर लिया है, वेक्टर में भी ज्वाइन कर दी, लाइगेज की हेल्प से वेक्टर में ज्वाइन कर लिया है। अब वेक्टर को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है और पहचान भी लिया है, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने वेक्टर को पहचान लिया है कि ये मेरा वाला वेक्टर, ये मेरा वाला है, ये क्या है, यहां पर इस वाले में क्या हुई है, रिकॉम्बिनेशन हो रखी है, ये मुझे चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ वेक्टर की मर्जी नहीं चाहिए ना, कंसेंट तो होस्ट का भी चाहिए। तो यानी कि नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम इस होस्ट को मना पाए। क्या करना है, इस होस्ट को मनाना है, बोलना है यार प्यार से मान जा मान जा मान जा मान जा, और नहीं मानेगा यार तो हमें क्या करना है, हमें यूज करनी है टेक्निक्स। अब बाय हुक या क्रुक हमें तो पहुंचाना है इस वेक्टर को होस्ट के अंदर, क्योंकि अगर एक बार एंटर कर दिया यार फिर कौन बाहर निकाल रहा है ना। तो इस कॉम्पिटेंट होस्ट के लिए, इस कॉम्पिटेंट होस्ट को करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, वो मेथड्स को देखेंगे। मेरी सीधी लाइन भी नहीं कर रहा है यार, ये मना कर रहा है कि सीधी नहीं है, पता नहीं क्या बना है। ठीक है, बन गई। अब देखो यार, है ना, अब देखो देखो, अब तुम सारा बढ़ा दूंगी आज, ठीक है। तो जो सबसे सबसे पहला मेथड है यार दैट इज हीट शॉक मेथड। क्या है? हीट शॉक मेथड। क्लियर है? नाउ सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड की जिसकी हम लोग बात करते हैं दैट इज माइक्रो इंजेक्शन, जो हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा दूर लिख लेती हूँ, है ना। दूर क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे पास हमें 3 मेथड बेसिकली पढ़ने हैं। दूसरा मेथड कौन सा है बच्चों? माइक्रो इंजेक्शन। और तीसरा मेथड हमें कौन सा पढ़ना है? हमें पढ़ना है जीन गन, है ना, गोलीबाजी, जीन गन, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इसकी हमें पढ़ाई करनी है, हमें देखना है अब हम इस होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं, इस होस्ट से कंसेंट कैसे बनाते हैं। वैसे तो जनरली देखा जाए नो मीन्स नो होता है, बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है अपना काम, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब देखो क्या हो रहा है यार, अब देखो, अब पढ़ाऊंगी सारा। अब देखो, अब इस हीट शॉक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्या करा, उस बैक्टीरिया को, वो जो होस्ट था, है ना, वो जो होस्ट सेल था, हमने क्या करा, उस होस्ट सेल को डाल दिया किसके अंदर, कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो Ca2+ आयंस थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसकी वॉल को, बैक्टीरियल वॉल को क्या करा, कोट कर दिया, बैक्टीरियल वॉल को कोट कर दिया। कोट करने के बाद हमने क्या दिया, इसको करा दिया चिल। हमने बोला यार कोट कर दिया, ठीक है यार रिलैक्स कर। अब हमने क्या करा, चिल ऑन आइस करा दिया, ऑन आइस। अब जब आइस पे चिल कर रहा था, है ना, तुमने देखा पहले तो नहीं मान रहा था, अब थोड़ी इसकी मसाज कर रहा हूँ, इसको चिल करा रहा हूँ तो मान रहा है। तुमने इसको क्या करा, इसको बैठा दिया बहुत ज़्यादा तेज़ वाले टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, जिसका कौन कितने हाई, फिर इसको डाल दिया आपने 42 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, है ना। अब फिर बोला, फिर तुमने क्या करा, इसको 40, अब ये गुस्सा हो गया, है ना, फिर तुम क्या करोगे, और तुमने बोला यार सॉरी यार चल फिर से चिल कर ले।
चिल करने के लिए भेजा, फिर 42 पे डाल दिया, तुम भी बदमाश हो रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हीट शॉक मेथड। शॉकिंग टाइम पे जब वो चिल कर रहा था, आपने क्या दी, हीट दे दी, जिसके वजह से क्या हो गए, इस बैक्टीरिया के वॉल में पोर्स क्रिएट हो गए, और इन पोर्स से क्या हुआ, वेक्टर अंदर आ गया, वेक्टर केम इनसाइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इंजेक्शन। बढ़िया यार, ये इजीएस्ट। ये सबसे पहले तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं हम लोग एनिमल सेल्स के लिए। ठीक है, अब इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक इंजेक्शन, एक सुई की यूज से डायरेक्ट क्या करा है, उसके न्यूक्लियस में, उस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में अपना फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया है। लो खत्म बात। क्या क्या कर रहे थे तुम लोग, यहां पर हमने क्या किया, वेक्टर सीधे कहां इंसर्ट कर दिया, न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया है, यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन desirable gene inserted directly into the animal cell। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यार, है ना। अब जीन गन, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं छोटू, बायोलिस्टिक गन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बोम्बार्डमेंट। स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी हो गई, स्पेलिंग देख लेना यार, कभी कभी तुम भी कुछ देख लिया करो। बोम्बार्डमेंट मेथड। अब क्या हो रहा है देखो यार, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज होता है प्लांट सेल के लिए। इसमें हम अपने फॉरेन जीन को, फॉरेन डीएनए को कोट करते हैं विद गोल्ड एंड टंगस्टन, फिर एक हाई वेलोसिटी देते हैं और एक क्या करते हैं, सेल के ऊपर बोम्बार्डमेंट कराते हैं, उस हाई वेलोसिटी के साथ सेल के अंदर बोम्बार्डमेंट कराते हैं, जिसके वजह से आपका फॉरेन जीन कहां चला गया है, उस सेल के अंदर गया है, स्ट्रेट टू दैट सेल। अब सेल के अंदर चला गया है तो बाहर कौन निकालेगा, कोई नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने फॉरेन जीन को क्या करा, कोट करा, किसके साथ, गोल्ड और टंगस्टन से, गोल्ड और नहीं, गोल्ड या टंगस्टन से। ठीक है, कोट करने के बाद इस क्या कराई हमने, बोम्बार्डमेंट कराई। अब बोम्बार्डमेंट कराई तो क्या हो गया, आपका फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज रहेगी, अभी दिमाग में आई यार, ये जो आप करते हो ना, जब आप फॉरेन जीन आप इसमें लगा देते हो, इसको आप लोग बोलते हो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हो इसको, जब आपने फॉरेन जीन डाल दी, इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। टर्म भूल गई थी यार, सॉरी, माफ कर दो मुझे, माफ। ठीक है, क्लियर है। ये हमने क्या पढ़े, कुछ मेथड पढ़ लिए, किसके, ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड पढ़ लिए हैं। अब हमने सब पढ़ लिया है, अब हमने क्या कर लिया है, एक बेस तो क्रिएट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब हमें पढ़ना है प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमने क्या करा, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, प्रोसेस। प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों पहला स्टेप कौन सा है, पहला है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। पहला क्या है, पहला है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है, यानी कि स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अपना डिजायरेबल जीन क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है।
हमें अपना डिजायरेबल जीन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। अब सोचो यार, है ना, सोचो, है ना, क्या है, आपको एक डीएनए चाहिए, है ना, इतना बड़ा सेल है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, आपके हिसाब से छोटा है, बट इतना बड़ा सेल है यार, उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, आपको मतलब है सिर्फ डीएनए से, यानी कि बाकी की चीज तो फालतू है, मतलब उस प्रोसेस के लिए फालतू, वैसे फालतू नहीं है ना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा फालतू है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें क्या मतलब है, हमें चाहिए सिर्फ यार डीएनए चाहिए। अब सोचो, प्लांट सेल ले लो यार, प्लांट सेल में ऊपर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ऑर्गेनेलीज है, अंदर प्रोटीन्स है, और पता नहीं क्या क्या है ना। तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा ना, ताकि हमें सिर्फ डीएनए मिले। तो आपको बताऊं मैं, जब हम कल्चर करते थे तो क्या होता था, जैसे हमने कोई लीफ ले ली है ना, प्लांट का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है आज हमें, तो हम लोग क्या करते थे, उस प्लांट पे एक लीफ लेके आए हम लोग, उस लीफ में हम लोग उसको डालते थे मोटार एंड पेस्टल में, ऐसे वो नहीं होते, क्या कहते हैं, इसमें मसाला कूटते हैं, अब उसमें नहीं कूटते, मतलब ऐसा मोटार और पेस्टल होता है, उसमें हम लीफ डालते हैं, उसमें डालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, वो जो नहीं आती ठंडी ठंडी ऐसे फ्यूम सी निकलती है, और वो डालते हैं, जिसके वजह से वो लीफ क्या होती है, कड़क हो जाती है, और फिर हम लोग क्या होते हैं, उसको पीसिंग, जब उसको पीसिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या करने की कोशिश है, हम मैकेनिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी सेल वॉल को क्या करें, तोड़ दें। ये हो गया मैकेनिकल मेथड। अब कुछ होते हैं जिसके वजह से, जिसके हेल्प से हम लोग उसको केमिकली भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। फिर कुछ वेव्स के हेल्प से, साउंड वेव्स के हेल्प से भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डीएनए के अलावा सब कुछ डिग्रेड करना है, सब कुछ हटा देना है। तो सोचो, प्लांट सेल है यार, प्लांट सेल है, तो आप क्या डाल दोगे, सेलुलेज डाल दोगे, किसको डिग्रेड कर देगा, सेलुलोज को। फंजाई है तो काइटिनेज डाल दोगे, किसको डिग्रेड कर देगा, काइटिन को, ठीक है। प्रोटीएज डाल दोगे, किसके लिए, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। प्रोटीएज डाल दिया किसके लिए, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए। अब आरएनएज डाल दिया, अगर आरएनए है तुम्हारे पास किसी भी सैंपल में, आरएनएज डाल दिया, किसको करने के लिए, डिग्रेड, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। अब एक हम लोग डालते हैं सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, ये किसको तोड़ने के लिए डालते हैं यार, लिपिड मेम्ब्रेन को। और आपको बताऊं, ये जो एसडीएस है ना, ये एक पूरा प्रोसीजर है, एसडीएस पेज नाम का एक पूरा प्रोसीजर है, जहां पर हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं ना। आपको तो बस एक शॉर्ट बहुत वास्ट है यार, बायोटेक्नोलॉजी तुम सोच नहीं सकते, इतना वास्ट है, और सबसे नियर फ्यूचर, सबसे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है यार इसमें, मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है ना। और खासकर कोरोना के बाद जब हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा आगाह हो गए हैं, अवेयर हो गए, उसके बाद तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है आपका लिपिड मेम्ब्रेन। अब क्या आप मुझे बताओगे, इसमें हमें डीएनए डालना है, नहीं डालना है? डीएनए डालोगे तो डीएनए भी डिग्रेड हो जाएगा, फिर क्या लोगे, कुछ नहीं, खाली हाथ आ जाओगे बाहर, नहीं होगा ना। तो हमें यहाँ पर डीएनए नहीं डालना। इस सब चीजों से, इसको करने के वजह से हमें क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें मिला ओनली डीएनए। अब हमें यार डीएनए मिल गया है। और जब हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, आई डोंट नो आपने देखा हो या नहीं देखा हो, बट छोटे हो अभी स्कूल में नहीं कराते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना नीचे से वाइट से थ्रेड आते हैं डीएनए के, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल थ्रेड्स आते हैं डीएनए के। अब वो सिर्फ वो थ्रेड जो होते हैं एक्सट्रैक्ट करना यार मुश्किल है ना, एक थ्रेड है यार टूट जाएगा, है ना। तो हम लोग इस डीएनए के साथ क्या करते हैं, हम इस डीएनए के अंदर डालते हैं चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद आप इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बच्चों स्पूलिंग। क्लियर है, क्लियर है। अब हमने क्या करा है, अभी हमने सिर्फ करा है पहला स्टेप, जिसमें हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बट क्या हमें पूरा डीएनए चाहिए,
नहीं चाहिए, हमें तो एक पर्टिकुलर चाहिए जीन, डिजायरेबल जीन चाहिए जो हमें हमारी फेवरेट है, हमें उस पर काम करना है, हमें उससे कोई मतलब है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है यार, जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, सेकेंड स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब यार देखो जरा इसे, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कौन हेल्प करेगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए में? सबसे पहले कौन से एंजाइम पढ़े थे ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके हेल्प करेंगे? आपको फ्रेगमेंटेशन के लिए हेल्प करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब सोचो, है ना, अब क्या हुआ है यार, आपका ये डीएनए था, दिस वॉज योर डीएनए। ये क्या था? ऐसे करके बढ़िया सा डीएनए था, है ना, सुंदर सा डीएनए था। इस डीएनए का आपको क्या चाहिए था? ये वाला पोर्शन चाहिए था, है ना। ये क्या है? ये वो पोर्शन है बच्चों जो डिजायरेबल है ना, आपको चाहिए, है ना। तो आपने ऐसे करके फ्रेगमेंट्स बना लिए, जिसके वजह से आपका क्या, ये डीएनए मान लो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। तो यहां से हमने सबसे पहले क्या पता लगाया? हमने पता लगाया कि इसका साइज क्या था, ठीक है। मान लो इसका साइज था 1, इसका था 2 और इसका था 3। अब ये साइज पता होने का क्या मतलब है? पता होने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम लोग क्या करेंगे, इस अभी से फ्रेगमेंट करना है, बहुत सारे मतलब आपके पास क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे हो गए हैं यार, उसमें से आपको पता भी तो लगाना है कि आपका वाला कौन सा है, आपका वाला फ्रेगमेंट कौन सा है। तो पता लगाने के लिए हम लोग थर्ड स्टेप करते हैं जिसका नाम है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड स्टेप क्या है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये किस लिए ये हमने काम किया है, ये हमने यूज करा है, क्यों? ताकि हम क्या कर पाए, सेपरेशन कर पाए। सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है? अब ये जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इट इज बेस्ड अपॉन सर्टन प्रिंसिपल, ठीक है। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये बेस्ड है किसी प्रिंसिपल पे। देखो ये ना बेसिकली एक मशीन होती है ना, इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें यूज़ करते हैं एगरोस जेल। इस एगरोस जेल को ना एक ऐसे मशीन है जिसमें प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट में यहाँ बता देती हूँ, ये क्या है, ये मशीन है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया एगरोस जेल। फिर हमने क्या करा, हमने एक कोम्ब लिया, है ना, कंघी वाला, ये वाला नहीं, हमने कोम्ब लिया और इसके टॉप पे क्या बनाए, कुछ गड्ढे बना दिए। यानी कि यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर हमने बना दिया वेल्स। वेल्स क्यों बनाए? ये जो फ्रेगमेंट्स आए हैं यार, ए बी सी, हमें 3 फ्रेगमेंट मिले हैं, उनको हमने कहाँ डाला, इन गड्ढों में डाल दिया। ए बी सी में ये फ्रेगमेंट डाल दिया और इसमें आपका क्या डाल दिया, पूरा एक होल सैंपल क्या कर दिया, लोड कर दिया। तो इन वेल्स में हमने क्या करा, इन वेल्स में हमने करा सैंपल को लोड। अब इसके अलावा हमने क्या करा, हमने इसके साथ जोड़ी इलेक्ट्रोड, इस मशीन के साथ जोड़ी इलेक्ट्रोड, यहां पर था पॉजिटिव, यहां पर था नेगेटिव। अब आपको पता है आपका डीएनए क्या है, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। यानी अगर आप इसको लोड करोगे और जैसे ही पूरा ये मशीन चालू करोगे, आपका डीएनए भागता भागता किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जब वो दौड़ता दौड़ता जाएगा, तीनों सैंपल दौड़ते दौड़ते जाएंगे यार, है ना, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब आप मुझे बताओ,
अब कैसे पता चलेगा? दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स। साइज चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो क्या हुआ, इसमें आपने लोड किया था टोटल सैंपल, यानी कि ये सबसे भारी वाला है, सबसे भारी वाला सबसे क्लोजेस्ट तक ही भाग पाएगा ना, भारी वाला ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ये कहाँ है? ये है मान लो भारी वाला, यहीं रुक गया यार, ये यहीं थक गया है, ठीक है। फिर क्या है? फिर है आपका, मान लो इसमें हमने डाला था ए, इसमें बी और सी, ठीक है। अब ए सैंपल के साइज क्या है? 1, यानी कि ये अभी क्या है? सबसे हल्का है, सबसे हल्का है तो सबसे दूर तक जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है? बी, ये उससे थोड़ा भारी है, और सी क्या है? उससे भारी है। तो हमें ऐसे क्या पता चल गई? पोजिशनिंग पता चल गई। ये एग्रोस जेल कैसे रिएक्ट करता है? एज सीव, ठीक है। हम लोग इसको किसको छान सकते हैं? इससे किसको छान सकते हैं? लार्जर पार्टिकल्स को, लार्जर फ्रेगमेंट्स को हम लोग इस क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यार? देखो इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना। अब क्या हुआ है, जब आपने सैंपल लोड किया, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है साइज। ये भारी था, यहीं रुक गया, ये हल्का था, यहाँ तक आ गया, ये उससे कम हल्का था। अब हमें पता था ऑलरेडी साइज, तो मान लो ये कहाँ पर आया? फ्रेगमेंट इस 2 वाले साइज पे आया। अब तो तुम्हें पता लग गया ना, ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो तुम्हारा है, वो डिजायर्ड जीन के साथ आया है। बट ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। इसमें एक और क्या है? एक और ग्लिच है, ऐसे नहीं दिखेगा। ये दिख जाए इसलिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं? हम लोग इसमें ऐड करते हैं एक डाई जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या ऐड करा? इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करा, जिसके वजह से क्या हो गई? स्टेन हो गई। अब फिर गोची है, गोची क्या है? स्टेन होने के बाद भी नहीं दिखेगा, इतने छोटे फ्रेगमेंट्स है यार, स्टेन होने के बाद भी नहीं दिखेगा। अब क्या करोगे तुम? इसके ऊपर क्या डालोगे? यूवी लाइट डालोगे। यूवी लाइट के बाद ही ये तुम्हें दिखेगा। यूवी लाइट से इसका कलर तुम्हें क्या कैसा दिखता है? ऑरेंज कलर का दिखेगा। फिर तुम्हें पता चल जाएगा यार ये मेरा वाला जीन है। अब आप इसको क्या करोगे? इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे। आप क्या करते हो? जेल है यार, नाइफ से जो काम कर रहे होते हैं इस पे, नाइफ से क्या करते हैं? इसके चारों तरफ ऐसे ही करके स्क्वायर बनाएंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। आई होप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको क्लियर हो। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब हमने क्या किया यार? अब हमने पता लगा लिया है, अब हमारे पास वो है जिसकी हमें तलाश थी, अब हमारे पास डिजायर्ड जीन है। बट एक फ्रेगमेंट से क्या होना है? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलेगा एक से। अब हमें क्या करना है यार? अब हमें 4th स्टेप करना है, यानी कि अब हमें डिजायर्ड जीन मिल गया, डिजायर्ड जीन मिल गया। अब हमें क्या करना है? 4th स्टेप करना है, जिसका नाम है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन हम लोग किसके हेल्प से करते हैं? हम लोग करते हैं पीसीआर की हेल्प से, ठीक है। कैसे करते हैं? पीसीआर की हेल्प से। इससे पहले हम लोगों ने उस डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर में ऐड कर चुके हैं, ठीक है, लाइगेस की हेल्प से। अब एम्प्लीफिकेशन करना है। एम्प्लीफिकेशन करते हैं हम लोग पीसीआर की वजह से, पीसीआर की हेल्प से। पीसीआर क्या है? पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है। इसको करने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम लोग पीसीआर मशीन बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है यार। अगर आप सही में, अगर आपको साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, वीडियोस देखो, आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर जब आप खुद करोगे तो और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब पीसीआर में हमने क्या करा है? पीसीआर सबसे पहले किसको मिली थी यार? कैरीम्यूलस, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? डेवलप करी थी 1985, ठीक है। अब क्या हुआ?
अब हमने क्या लिया, हमें क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करनी है किसकी, अपने जीन की। 5' 3' 3' 5' एम्प्लीफिकेशन करनी है किसकी, अपनी जीन की। तो एम्प्लीफिकेशन से पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें करनी है, हमने स्ट्रैंड ले लिया, हमने फ्रेगमेंट ले लिया, हमने क्या करा, इसको डीनेचर, यानी कि इसमें हमने बॉन्ड्स को तोड़ा। कौन से बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करा। एट विच टेम्परेचर, 94 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमने इसको ब्रेक कर दिया बीच में से। अब जब ब्रेक करना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है। जब कॉपी बनाओगे यार, कॉपी बनाने के लिए आपने क्या करा, पन्ने को खोला, अब आप टीपोगे, है ना। देखो अब क्या हुआ, एक ये स्ट्रैंड हो गया आपका, दूरियां बढ़ गई हैं। अब क्या हो गया है इन दोनों के बीच में यार, आपने दूरियां क्रिएट कर दी है, बड़ी लंबी है ये जुदाई, लंबी जुदाई, है ना। तो ये क्या है, 5' 3' 3' 5'। अब यार कॉपी नंबर तब बढ़ेगा ना जब स्ट्रैंड के साथ कुछ बनेगा, स्ट्रैंड के साथ कुछ बनेगा। तो इसके लिए यहां पर आपने क्या इंसर्ट करा, यू इंसर्टेड प्राइमर्स। यहां पर आपने क्या इंसर्ट करा, आपने इंसर्ट करा यार प्राइमर्स इंसर्ट करे, ठीक है। आपने यहां पर ये जो ऑरेंज कलर के हैं, आपने क्या करा, प्राइमर को इंसर्ट कर दिया। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं अनीलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अनीलिंग, जहां पर हमने प्राइमर ऐड करे हैं। और ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 55 to 65 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये हम चाहते हैं, अब प्राइमर को इतने पे थोड़ी छोड़ना है, हम चाहते हैं ये क्या बढ़े, आगे बढ़े, है ना, ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, हमारी यही मनोकामना, इच्छा है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना बड़े बड़े लोग, तो ये भी वही चाह रहे हैं, ठीक है। क्या चाह रहे हैं, सेम चीज चाह रहे हैं यार। देखो यहाँ पर क्या ऐड करा था, प्राइमर। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर डाल दिए हैं बहुत सारी DNTPs। हमने क्या ऐड करा है, DNTPs ऐड करी हैं। DNTPs को ऐड करने के वजह से अब ये क्या हो गया है, ये प्राइमर आगे की तरफ एक्सटेंड होना शुरू कर रहा है। देखो यार, देखो ध्यान से देखिए, यही है PCR। देखो क्या हो रहा है, देखो अब हमने क्या करा, प्राइमर ऐड कर दिए यार, यहाँ पर प्राइमर ऐड कर दिया हमने। प्राइमर को ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमने डाले हैं डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना, जिसके वजह से प्राइमर क्या कर रहा है, अब एक्सटेंड कर रहा है इस तरफ को और इस तरफ को, ठीक है। एक्सटेंड करके अब पहले ये एक DNA था, अब हमारे पास क्या हो गए, एक DNA ये हो गया, एक DNA ये हो गया। इसी तरह जब हम लोग इस पूरे इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, है ना। एक्सटेंशन करा, एक्सटेंशन के लिए हमने क्या डाला, यहाँ पर DNTPs डाला, DNA पॉलीमरेज डाला, ठीक है, और डाला टैक। कौन सा DNA पॉलीमरेज हमने और डाला, टैक पॉलीमरेज। ये जो टैक है बच्चों, ये टैक हमने क्यों यूज करा है, वहां लिखवाती हूँ, रुको। ये टैक क्यों यूज करा है यार, हमने ये टैक पॉलीमरेज यूज करा है ये क्योंकि रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। कौन से बैक्टीरिया से मिला है, थर्मस एक्वाटिकस से। क्या कर सकता है, ये है रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। अब यार खुद देखो तुमने कितना ज़्यादा टेम्परेचर दिया है इस PCR को, तो कोई तो होगा जो इसको झेल पाएगा। कौन झेल पा रहा है, टैक पॉलीमरेज, ठीक है। अब एक्सटेंशन होगी, अब ये पूरी साइकिल हम लोग क्या कितने बार करेंगे, 30 टाइम्स करेंगे, तो हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है आपको वहीं बैठे रहना है ना, PCR लगा दी है, PCR मशीन है, आप उधर पर बैठे हुए हो। अब बैठे हुए हो यार, अब जब आप बैठे रहोगे ना, देखो
मतलब आप क्या करोगे, मतलब आप क्या सोच रहे होगे कि पहले डीनेचर करने के लिए मेरे को क्या करना है, मुझे ये टेम्परेचर सेट करना है, फिर ये टेम्परेचर, फिर ऐसा नहीं होता, सब कुछ पहले ही सेट होता है, आपको पहले ही सेट कर देना है सब कुछ। आपको प्राइमर भी पहले ही ऐड करने हैं, डीएनए पॉलीमरेज भी ऐड करना है, आपको डीएनटीपीज भी ऐड करके रख देने हैं, फिर आपको गायब हो जाना है, आपको मस्ती करके आनी है, और फिर आके 4-5 घंटे बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत सारी कॉपीज होंगी ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट। क्लियर है, क्लियर है, ओके। मतलब अगर हम लोग रिसर्च लैब की बात करें ना यार, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे इंक्यूबेशन हो गया, इंक्यूबेशन पे लगा के छोड़ना है हमें किसी चीज़ को, क्या 4 आवर्स, हम लोग जब सेल कल्चर करते हैं ना उसको, उस टाइम पे हम लोग करते हैं इंक्यूबेशन, तो हमें 4 घंटे के लिए छोड़ना है। अब 4 घंटे क्या करें, हम लैब में थोड़ी बैठे रहेंगे, दीवार की शक्ल नहीं देखते रहेंगे, घूम के आ जाएंगे, ऐसे ये हो गया। ऐसे हमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने क्या क्या कर लिया है, हमने एम्पलीफाई भी कर लिया है। अब जब एम्पलीफाई कर लिया है यार, यानी कि 4th स्टेप कर लिया है, तो जो 5th स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, सॉरी 5th स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, यानी कि होस्ट सेल में डाल रहे हो, ये कहाँ डाल रहे हो, होस्ट सेल के अंदर। अब आपने क्या करा है, आपका डिजायर्ड जीन डाल दिया है। क्लियर है। 5th स्टेप क्या है, 5th स्टेप है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, अब हमने सब कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, इतनी मेहनत करने के बाद हमें प्रोडक्ट तो चाहिए ना, जिसके लिए इतनी मेहनत करी वो प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हमें क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे। 6th प्रोसेस क्या रहेगा, ऑब्टेन प्रोडक्ट। और ऑब्टेन प्रोडक्ट किस में आता है, बायो प्रोसेस। अब ये जो आपको एक सिंगल स्टेप में बता रखा है यार, ये बायो प्रोसेस जो आपको सिंगल स्टेप में बता रखा है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे पास ये क्या था, एज पूरा सब्जेक्ट था। क्या था, एक पूरा सब्जेक्ट था जब मैं क्या कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पूरा सब्जेक्ट पूरे 6 महीने पढ़ा था। अब तुम्हें कैसे बता दिया है, छोटू सा क्यूटू सा, है ना, थोड़ू सा बता दिया है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में फ्लास्क में कब तक काम करते रहोगे, मतलब छोटी सी जगह पे, है ना। मान लो अगर आप दवाई बना रहे थे इन सारी चीज़ों से, अब यार दवाई थोड़ी सी चीज़ से इतना सा आपका, मतलब आपने वो करा है, बना रहे हो इतने से, तो आप दवाई क्या करोगे, एक दवाई बना के थोड़ी छोड़नी है, लोगों में बांटनी है ना वो दवाई, है ना, आगे मार्केट के वैल्यू से यूज़ करनी है ना। तो फ्लास्क में तो नहीं यूज़ करोगे, फ्लास्क में तो ये सब नहीं करोगे। अब हम लोग प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ लार्ज वेसल्स, ठीक है, लार्ज वेसल्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बायो रिएक्टर्स, या हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं बच्चों फर्मेंटर्स, ठीक है। अब ये लार्ज स्केल वेसल्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्शन हो वो क्या हो सके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बायो रिएक्टर के बारे में। बायो रिएक्टर की जब हम लोग बात करते हैं यार, एक तो पहली चीज, ये बायो रिएक्टर के पास क्या होनी चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए। और इसके पास वो सारे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जो इसको कल्चरिंग में या प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा। क्लियर है, क्लियर है। आपकी एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो आपके 2 तरह के बायो रिएक्टर बना के दिखाए गए हैं। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 तरह के रिएक्टर्स है, बायो रिएक्टर्स 2 तरह के हैं। एक तो है आपका स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर,
एक क्या है, एक है बच्चों आपका स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, और दूसरा है बच्चों स्पार्ज्ड टैंक बायो रिएक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या करा है, अगर आप अपनी ए डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी की, प्लीज डायग्राम खोल लेना जब ये आप पढ़ रहे हो ये वाला पोर्शन, कि आपका जो बायो रिएक्टर है उसका जो बेस है वो ऐसे करके कर्व्ड बेस बनाया गया है। कैसा कर्व्ड बेस बनाया गया है, ये बेस बनाया गया है ताकि क्या हो सके, ताकि जगह मिल सके फॉर मिक्सिंग। क्यों बनाया गया है, कर्व्ड बेस है, ठीक है, फॉर, ताकि मिक्सिंग क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, दूसरा आपको अगर दिख रहा हो वहां पर एक मोटर है, ठीक है, और कुछ ब्लेड है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं ना, स्टिरिंग में हेल्प कर रहे हैं। अब आप जब कुछ स्टिर करोगे तो झाग बनेंगे, है ना, दूध कर रहे हो तो भी झाग बनेंगे, कॉफी बना रहे हो तो भी झाग बनेंगे। तो स्टिर कर रहे हो तो फोम क्रिएट होंगे, फोम क्रिएट ना हो इसके लिए वहां पर क्या बना रखा है, फोम ब्रेकर भी बना रखा है। क्या कर रखा है, फोम ब्रेकर भी बना रखा है। इसके अलावा पीएच मीटर, मतलब पीएच कंडीशन तो देखनी पड़ेगी ना, पीएच को रेगुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ पूरा प्रोडक्ट कैंसिल है फिर मार्केट से। ठीक है, पीएच मीटर हम लोगों ने वहां पर लगा रखा है। इसके अलावा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्रोवाइड करना है स्टरलाइजेशन। ठीक है स्टरलाइजेशन, आपको बताऊं, जब हम लोग लैब्स में काम करने जाते थे ना, तो अलग से चप्पल, है ना, टोपी, ग्लव्स, है ना, और ग्लव्स के अलावा माउथ पे वो पूरा मास्क लगा के हम लोग जाते थे। और बहुत फैसिनेटिंग सा लगता था यार फर्स्ट टाइम जब गए थे। और अंदर घुसते थे, पूरा चिल्ड माहौल कर रखा होता था, एकदम बढ़िया तेजी से एसी चल रहा है। अब जितना भी काम होता था ना हम लोग करते थे, एक हुड होता था, लेमिनार हुड, उसके अंदर हम लोग अपने हाथ रख के पूरे टाइम काम कर रहे होते थे। फिर क्या होता था, हर थोड़ा सा भी अगर उस लेमिनार हुड के बाहर हाथ आता था ना यार, तो क्या होता था बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता था, उसको धोना पड़ता था, अपने हाथ को धोना पड़ता था, फिर उस सरफेस को भी धोना पड़ता था। किससे, इथाइल अल्कोहल से, ताकि स्टेरिलाइजेशन हो सके। क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, है ना, तुम कोई सेल कल्चर कर रहे हो, तुम ए कल्चर कर रहे हो, बी फॉरेन पार्टिकल आके उस पर बैठ गया ना, तो पूरा कल्चर गया, है ना, फिर तो आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा, फिर तो लॉन्ग वे है फिर से। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है बायोटेक। चलो, अब क्या हुआ यार, ये आपने पढ़ लिया स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। फिर आता है स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज्ड में सब कुछ सेम है, बस एक चीज क्या दे रखी है, यहां पर यूज करे हैं एयर बबल्स, जिनके वजह से ऑक्सीजन रीच कर पा रही है एवरी पॉइंट तक। और अगर ऑक्सीजन रीच करेगी यानी कि वहां पर ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी होगी, हर जगह अच्छे से सेल कल्चर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया यार, हमने पढ़ लिया बायो प्रोसेस। अब लास्ट जो हमारा क्या रहता है, लास्ट प्रोसेस हमारा जो रहता है 7th, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है। प्रोडक्ट को निकाल के रखे रहोगे, है ना, कि जेब में रख के घूमूंगा, नहीं ना। अब उसको प्रोडक्ट को कहाँ डालना है, दवाई बनाई है तो दवाई को मार्केट में भी तो डालना है। अब दवाई को मार्केट में डालने के लिए उससे पहले भी कुछ प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये फिर तुम्हें चंद लाइनों में क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। आपने जितने टॉपिक्स यहाँ पर आज पढ़े हैं ना, ये सारे एक एक पूरा सब्जेक्ट बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। और बना सकते हैं क्या यार, बनाते भी हैं, हमसे पूछो, बना रखा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में। आपने क्या लिया, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। प्रोडक्ट को क्या करा, सबसे पहले प्रोडक्ट को आपने किया सेपरेट, है ना, कि हमें ये यूजफुल प्रोडक्ट है, ये हमने ले लिया। सेपरेट करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को क्या किया, प्योरीफाई किया।
प्योरीफाई भी कर लिया। अब बिना टेस्टिंग के तो नहीं भेजोगे मार्केट में, टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। टेस्टिंग के लिए हमने क्या करा, क्लिनिकल ट्रायल करा, ठीक है, किसके ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर, ठीक है। फिर हमने ट्रायल क्या करा, हमने ट्रायल करा इसके बाद किसी ह्यूमन के ऊपर, पूरा कंसेंट लेके ये ट्रायल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराए जाते हैं, पूरा कंसेंट के साथ ट्रायल हुआ। अब अगर सब कुछ सही निकला है ना, सब कुछ सही निकला तो क्या होगा, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया प्रिजर्वेटिव। क्यों, क्योंकि अगर बना लिया और अगले दिन ही खराब हो गया फिर क्या फायदा बनाने का, है ना, मतलब तुम दुकान पे रख के आए ही नहीं थे वापस और वो खराब हो गया। तो उसके लिए ताकि ज़्यादा दिन तक एक जगह पे टिक पाए बिल्कुल अपनी सेम कंडीशन में, हमने क्या रख दिया, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया और फिर इसको क्या करा, मार्केट में भेज दिया। तो ये है बच्चों आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। मैंने पूरी कोशिश करी है यार कि आपके हर पॉइंट को कवर करने की, है ना। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पे ऐड हो सकते हो। आपको आज ही ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आई होप अच्छा लगा हो। और भी हम लेक्चर्स लाएंगे जिसमें आपका थोड़े समय में ये पूरा एक पूरा चैप्टर हम लोग करवा पाए। इसी चैप्टर के बेसिस पे आपका दूसरा चैप्टर दैट इज़ एप्लीकेशन। तो ये पढ़ना, पहले ये पढ़ना, लेक्चर देखना, नोट्स देखना, खुद के नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना और क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अच्छे से लेक्चर में जहाँ पर आपका सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाए और टाइम कम लगे, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, अगर अच्छे लग रहे हो लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस और देखते रहिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाय बच्चों।